नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सपना पूरा करने के लिए एक प्यारा सा क्लास के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूं। और हाँ मेरे दोस्तों, सपना ऐसा होना चाहिए जो आपकी नींद चुरा ले। और सपने सच भी होते हैं और सपने बोलते भी हैं। आपका सपना खुद आपसे बोल रहा है कि उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूं, सामने ना सही पर आसपास हूं। पलकों को बंद करके दिल में देखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ साथ हूं। दोस्तों, सपना ना ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति स्ट्रगल करने की ना एक अंदर अलग ही चाहत हो, है ना। एक अंदर अलग ही प्रकार की चाहत हो, अलग ही लेवल की एक्साइटेड हो। तो देखिएगा, हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज का हमारा सेशन बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें आज हम पॉलीफेज सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हम सिंगल फेज पढ़ते हैं, जो हम 3 फेज पढ़ते हैं, साथ में स्टार डेल्टा कनेक्शन को पढ़ते हैं, है ना, वॉट मीटर की रीडिंग को पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में पॉलीफेज सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में देखिए एक अलग ही लेवल का है, एक अलग ही प्रकार से दोस्तों महसूस कराते हुए फीलिंग के साथ में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और हाँ मेरे भाइयों, जितने भी नीमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से सपोर्ट और दिल से चाहने वाले हैं, दिल से लाइक करने वाले हैं, वो सब एक बार लाइक का बटन दबाएंगे और फिर इस वीडियो को एक बार शेयर भी करेंगे, है ना। बिल्कुल देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है स्टूडेंट तुरंत ही देखने के लिए क्लास को बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये एक्साइटेडपन जो है ना, ये दोस्तों सपनों के प्रति लाजमी है ना। ये सपनों के प्रति लाजमी है। यदि सपना आपका है तो संघर्ष भी आपका होगा। यदि सपना आपने देखा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपका होगा, है ना। बट मैं आपके साथ हो सकता हूं, लेकिन स्ट्रगल दोस्तों हर इंसान का अपना खुद का स्ट्रगल होता है और अपने जिम्मेदारी को खुद ही निभाना चाहिए, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन के साथ आ चुका हूं। द ऑर्डर इन विच द वोल्टेज इन द फेज रीचेस इज इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज सैड कॉल्ड। जिस क्रम में फेजों में वोल्टता अपने अधिकतम धनात्मक तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? अधिकतम धनात्मक तक पहुंचती है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ, है ना। ये है इसका मैक्सिमम और ये इसका पॉजिटिव वेव, है ना। यहां पर पहुंचती है, इसको क्या कही जाती है? इसको हम कहते हैं फेज अनुक्रम। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? इसको कही जाती है फेज अनुक्रम। अगर आप कहेंगे कि फेज अनुक्रम को हम मापते कैसे हैं, तो उसको मापने के लिए दोस्तों एक उपकरण आती है जिसको हम कहते हैं चकती। ये घूमती है। ये कैसे घूम करके बताएगी कि फेज RYB है कि फेज RBY है या फिर कुछ और है? तो देखिए, उसके लिए क्या करती है, एक गोला आकार की एक चकती होती है ना, इस प्रकार से एक चकती होती है। और इसमें होता यूं है कि अगर फेज देखिए RYB है तो फिर ये इस डायरेक्शन में ये घूमती है। अगर फेज RBY है तो फिर ये इस डायरेक्शन में घूमती है। यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हुआ? ये जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं एंटी, है ना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ये है आपकी एंटी क्लॉक डायरेक्शन और ये है आपकी क्लॉक डायरेक्शन, है ना, क्लॉक डायरेक्शन। यानी कि इसको हम कहते हैं वामावर्त और ये है आपकी दक्षिणावर्त। इसको कही जाती है दक्षिणावर्त। तो जिस डायरेक्शन में ये चकती रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन को हम देख करके ये बताएंगे कि भाई फेज का क्रम क्या है, फेज का सीक्वेंस क्या होने वाला है ना। नेक्स्ट है कि एक समान भार के लिए यदि 3 फेज की आपूर्ति के लिए फेज क्रम में बदलाव किया जाए। बदलाव का मतलब क्या है? बदलाव का मतलब क्या है? जैसे कि ये देखिए आपकी क्या है, RY और B 3 फेज है। ये है आपकी R है, ये है Y और ये है B। अगर इसके जगह पर चेंज करके हम B लिख दें, इसके जगह पर R लिख दें और इसके जगह पर Y कर दें, है ना, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर आएगी? क्या फेज कोण यानी कि फेज करंट का कोण बदल जाएगा और इसका रिजल्टेंट यानी कि परिणाम नहीं बदलता है? हाँ बिल्कुल, रिजल्टेंट का मान चेंज कभी नहीं होगा, है ना, लेकिन इसका जो एंगल है ना वो चेंज हो जाएगी मेरे भाई, है ना। अलग अलग एंगल पर देखिए RYB जो है अलग अलग एंगल में जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है
देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 100% आना चाहिए। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है हर एग्जाम में। नीचे दिए गए स्टार सर्किट को डेल्टा सर्किट में आपको कन्वर्ट करना है ना। R1 1.67, R2 है ना, R2 यहाँ पर 5 ओम है जो मिट गया है, R3 2.5 ओम। इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सर्किट डेल्टा की कैसे होती है, इस प्रकार की है ना। ये आपकी डेल्टा की सर्किट कंप्लीट है ना। ये होगा आपका R1 2, R2 3, R3 1 है ना, 1 2 और 3 पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें अगर डेल्टा में इसको कन्वर्ट कर दे, डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। हम किसी भी एक का निकालते हैं, जैसे R12 का निकालता हूं मैं। देखिए R12, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणे R2 बटा R3 है ना, ये फॉर्मूला होती है। R12 बराबर क्या हो जाएगी, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगी। R1 कितना दे रखा है 1.67 प्लस R2 5 प्लस 1.67 गुणे 5 और R3 कितना है 2.5। R3 कितना हो गया 2.5। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अगर ये कैलकुलेशन आपको आ गया ना तो बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं ना। देखिएगा 2.5 5 को काटेगी 2 बार में है ना। अब देखिए 5 2 7, 7 हो गया, 1 1 2 2 यानी कि 3 4 5 6, कितना आएगा इसमें देखिए 5 हो गया, 6 7 8 9 यानी कि 10 से ज़्यादा आएगी। तो लगभग हम कितना मानेंगे 10 ओम, लगभग कितना मानेंगे 10 ओम। आप गिनिएगा 5 2 7 8 9 और पॉइंट में 6 7 है, इसका भी तो कुछ आएगा, यानी कि 10 से ज़्यादा ही आएगी। तो लगभग हम 10 मानेंगे। 10 किस में है सबसे पहले देखिए, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। बस आप एक को ही निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन में प्रारंभ में ही 10 है तो आप कैसे निकालते हैं ना। एक और का हम निकालते हैं, इसका चलिए R23 का निकालते हैं है ना। R23 का निकालते हैं तो R23 का क्या हो जाएगा, R2 का मान कितना है 5 प्लस 3 का मान है 2.5 है ना, प्लस 5 गुणे 2.3 बटा R23 में कितना हो जाएगा, R1 का मान रखेंगे आप यहाँ पर 2.5 है ना। अब आ जाएगी, देखिए ये कितना हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 3 15, 2.5 है यार, 3 थोड़ी है, 2.5 है ना। देखिए 12.5 आएगी शायद तक ना, है ना। 25 5 125, 12.5 बटा 2.5 आएगी। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ से कितना मिल रहा है देखिए 5 6 7.5, इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये हो गया 7.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 7.4 आएगी, कितना हो जाएगा 14.9 है ना। यानी कि लगभग कितना आ रही है, लगभग में देखा जाए तो 14 ओम है ना। नहीं 14 नहीं, 7 दूना 14 नहीं, 15 ओम आ रही है, 15 ओम, कितना 15 ओम। तो ये रही आपकी 15 ओम है ना, ये है 15 और ये है 10। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। बहुत ही आसान है इसका कैलकुलेशन, बस आपको इसका तरीका निकालना आना चाहिए ना। डेल्टा कनेक्शन के लिए 3 फेज वाले एक सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन क्या है वो चीज आपको बताना है। बहुत बढ़िया रिलेशन है दोस्तों, जैसा रिलेशन आपका और मेरा है ना, दिल से दिल तक का कनेक्शन, बस वैसे ही दोस्तों लाइन करंट और फेज करंट किसके लिए, देखिए डेल्टा के लिए बोली गई है ना, ये कनेक्शन है। देखिएगा 3 फेज है ना, कितने फेज है 3 फेज है, तो 3 फेज का बनाते हैं। देखिएगा इसको हम मान लेते हैं EA और इसको मान लेता हूं मैं EB है ना, और ये होगी आपकी EC। तो इसमें जो करंट चलेगी वो क्या चलेगी IA, ठीक है ना, इस पे IB और इस पे IC है ना, ये क्या हो गया करंट चल रही है। अब इसके बाद की जो बात है,
अगर देखा जाए IB का तो इसमें जो इसका लाइन करंट चलेगी वो कुछ इस प्रकार से चलेगी, है ना, इस प्रकार से चलेगी। ये क्या है, इसका लाइन करंट है, लाइन करंट। देखिएगा यहाँ पर एक दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकली डिफरेंस है वो कितना है, 120 डिग्री का, और इसके बीचों बीच लाइन करंट आ गई। देखिए तो इसमें कितने डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, इसमें देखिए ओनली 60 डिग्री का, है ना, कितना, आधा ही बचा, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ से आप देखिएगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकलता है वो यहाँ पर आएगा, है ना, ये रिजल्टेंट है। ये क्या है, ये है फेज करंट, है ना, ये क्या है, फेज करंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बीचों बीच रिजल्टेंट निकला है, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस था, 60 डिग्री का। अब इसके बीच से हम रिजल्टेंट निकाल दिए तो ये कितना बचा, ये 30 डिग्री बचा। और 30 डिग्री देखिए कहाँ बच रहा है, लैगिंग बच रही है, क्योंकि फेज करंट से लाइन करंट 30 डिग्री पीछे है ना। ये क्या हो गया, ये हो गई देखिए आपकी 30 डिग्री पश्च, है ना, 30 डिग्री पश्च हो गई। तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री तो छोड़ दीजिए, इन फेज छोड़ दीजिए, ये होगी आपकी पश्च। लाइन करंट जो होती है ये फेज करंट के 30 डिग्री पीछे होती है ना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और समझिएगा, या फिर बैक कर करके आप देख लीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, 3 फेज आपूर्ति सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट मौजूद नहीं होता, किसमें, डेल्टा संयोजन में नहीं होता ना। डेल्टा में कहाँ होता है, देखिए डेल्टा में कहाँ होती है, ये है RYB, है ना, ये है R की, ये है Y की, ये है B की, 3 ही फेज हैं, इसमें चौथा न्यूट्रल फेज कहाँ है। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, देखिए वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, किसके लिए, वोल्टेज को जब भी आपको स्टेप अप करना है तभी आप इस वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, इस कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसमें डेल्टा कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इनकमिंग के तरफ, ठीक है बात है। NE यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड ऑफ इंडिया, कोड ऑफ इंडिया के नियमानुसार न्यूट्रल का रंग कैसा होता है ना। न्यूट्रल का रंग सफ़ेद तो हो नहीं सकता, काला होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसा होगा, काला होगा। और फेज का रंग क्या होगा, लाल होगा। अर्थिंग का रंग हरा होगा, है ना। ये है, अगला देखते रहिए। 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोधक इस बार देखिए डेल्टा में जुड़ा है ना। इसको स्टार में जोड़ना है, पहले किस में जुड़ा है, डेल्टा में, अब इसको स्टार में जोड़ना है। तो देखिएगा डेल्टा में जो जुड़ा था ना, वो पहले देखते हैं कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन रही होगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टार में इसको कनेक्ट करके कैसा दिखता है ना। ये देखिए 1 2 3 फेज हो गया, है ना। इसको हम मान लेते हैं R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गई आपकी R3। R1 में कितना, 30 20 80, है ना। इसमें कितना ओम है, 30 ओम, इसमें है आपका 20 ओम और R3 है आपका 80 ओम, है ना। ये है आपका डेल्टा। अब इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी स्टार होती है, ये देखिए इस प्रकार से आपकी स्टार होती है ना। 1 2 3 हो गया, इसको आप R1 या फिर RA मानिए, या फिर RB मानिए, या फिर RC मानिए, या RA1 RA2 1 2 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी एक का निकालते हैं, RA का निकालते हैं ना, RA का निकालते हैं। तो RA बराबर क्या होगा, R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र है। क्योंकि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला भी कैसा होगा, थोड़ा सा अलग होगा। R1 कितना है देखिएगा, R1 है आपका 30 और R2 है आपका 20 बटा देखिए 30 20 कितना हो गया, 50 80 80 90 100 130, कितना हो गया टोटल 130, यानी कि ये हो गई आपकी 600 बटा 130। पॉइंट से तो पॉइंट कट ही रही है, देख ही रहे हैं। 60 बटा 13, है ना। कितने बार में भाग जाएगी, 13 चौके 4 बार में, 13 चौके 52 बचा 8 हो जाएगा 80, लगाइए पॉइंट, है ना। 6 बार में जा रही है, फिर कितने बार में, 6 बार में ओम, 4.6 ओम, है ना। RA यानी कि 4.6 ओम, इसको
डेल्टा में R1 है 30 ओम और ये स्टार में जब चली जाएगी तो कितना हो जाएगी 4.6, यानी कि स्टार वाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ये तो आपको पता चल गई है ना, ये तो आपको पता चल गया कि डेल्टा में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, वही प्रतिरोध अगर मान लीजिए कि हम स्टार में कनेक्ट कर देते हैं तो घट जाती है। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में एनर्जी को किसके द्वारा लिखा जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, √3 VL/IL cos φ, बिल्कुल। लेकिन एक और यहाँ पर सही आंसर होता है 3 फेज वोल्टेज गुणे लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज गुणे फेज करंट cos φ, ये भी इसका करेक्ट आंसर होता है ना, ये भी इसका सही आंसर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन में, है ना, और इस प्रकार का तो आपके सामने ही ये क्वेश्चन है ना। चलिए, 3 फेज वाले मापन सिस्टम में 2 वाट मीटर जोड़े गए हैं, ठीक है। यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है तो लोड का शक्ति गुणांक कितना होगा, यानी कि पावर फैक्टर पूछा गया है किसी लोड का, और इसमें देखिए ये नहीं बोला गया कि किस प्रकार का लोड है ना, तो पावर फैक्टर cos φ होता है, क्या होता है, cos φ होता है। cos φ का मान आपको बताना है। इसके लिए एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा होता है, tan φ बराबर √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2 है ना। इन्होंने क्या बोला है कि 1 वाट मीटर की रीडिंग जो है ना वो शून्य है, 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य है। मान लीजिए हम P2 की रीडिंग शून्य मानते हैं, है ना, P2 बराबर हम 0 मानते हैं, तो ये तो P2 0 हो गया, ठीक है ना, और P1 से P1 कट गई, तो फिर बचा क्या आपके पास, tan φ बराबर √3 बचा, क्या बचा, √3, यानी कि इसमें φ बराबर 60 डिग्री है ना, टेबल याद है ना आपको, tan √3 का मान 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो cos 60 डिग्री मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, cos φ बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, है ना, cos φ बराबर 60 डिग्री, यानी कि φ का मान cos में 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2 होता है ना, और 1/2 0.5 के बराबर है। अब आंसर तो चलिए ऑप्शन नंबर डी है 0.5, लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए कि पावर फैक्टर का नेचर आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं मिल रहा है ना, नहीं डिफाइन हो पा रहा है कि भाई पावर फैक्टर किस नेचर का होगा। जैसा इसमें लोड कनेक्ट होगी, 3 चरण डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होती है ना। देखिएगा, मैं दोनों सर्किट तैयार करके आपको दिखाऊंगा, है ना। ये पहला है डेल्टा आपका, ठीक है ना, डेल्टा है, इसके बाद स्टार भी बनाऊंगा, ये डेल्टा, इसके बाद ये रही आपकी स्टार, है ना, ये रही आपकी स्टार, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी, यानी कि ए भी नहीं, आर वाई और बी मानते हैं, ये ज़्यादा सही है ना। आर और बी के बीच में हम वोल्टेज मापते हैं, है ना, तो हमें लाइन वोल्टेज मिलता है, और मान लीजिए जितना वोल्ट लाइन वोल्टेज मिलता है उतना ही अगर हम इसका आर फेज और यहाँ से जो न्यूट्रल निकलेगी एन, है ना, ये क्या है आपकी आर, इनके बीच में जो वोल्टेज मापेंगे ये क्या है, फेज वोल्टेज, ठीक है ना, यह आपकी फेज वोल्टेज। स्टार वाइंडिंग में जो आर और न्यूट्रल यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज जो मापन करेंगे, तो जितना वोल्टेज का मान आएगा उतना ही वोल्टेज डेल्टा में 2 फेजों के बीच में हम मापेंगे तो उतना आता है ना। तो इसका आंसर फेज वोल्टेज, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, किसमें, डेल्टा के संयोजन में। लेकिन यही स्टार में पूछता तो इसका क्या होता, √3 गुना, है ना। इसीलिए देखिए जब भी स्टार कनेक्शन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, है ना, जो 3 फेज की सप्लाई निकलती है और साथ में एक न्यूट्रल वायर निकलती है, तो उसमें देखिएगा 400 वोल्टेज नहीं होता हर फेज में, 230 वोल्ट ही होता है। क्यों, क्योंकि वो √3 गुना होता है ना। देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये आपका एक फेज हो गया आर, है ना, ये हो गई वाई और ये हो गई बी, ये 3 फेज हो गए, और ये आपका एक न्यूट्रल हो गया, है ना, न्यूट्रल, ये आपकी आर वाई
बी और यह है न्यूट्रल। देखिए आर वाई बी न्यूट्रल है और 4 तार है, इसको हम क्या कहेंगे? 3 फेज सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? 3 फेज सिस्टम कहते हैं ना। तो 3 फेज सिस्टम का प्रयोग कहां पर करते हैं? द्वितीयक संचरण, नहीं संचरण में तो कर ही नहीं सकते ना यार, ट्रांसमिशन के लिए थोड़ी किया जाता है, वितरण के लिए किया जा सकता है, वो भी वितरण के लिए सेकेंडरी वितरण, जिसमें क्या आता है? इस सेकेंडरी वितरण में देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगी होती है। किस प्रकार की ट्रांसफार्मर लगी होती है? स्टेप डाउन प्रकार की ट्रांसफार्मर लगी होती है। और एक तरफ देखिए डेल्टा में कनेक्ट होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, एक तरफ स्टार में, और जिस तरफ स्टार में होती है ना उसी तरफ देखिए 1 2 3 फेज और एक न्यूट्रल निकली होती है ना। ये बात है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि एक संतुलित 3 फेज स्टार प्रणाली में यदि लाइन करंट 30 एम्पियर है तो फिर फेज करंट कितना होगा? बिल्कुल 30 एम्पियर ही होगी। इसमें लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है और डेल्टा में लाइन वोल्टेज, है ना। ये वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज का मापन किसके बीच में किया जाता है? तो फेज वोल्टेज देखिए एक फेज और न्यूट्रल के बीच में करेंगे, है ना। फेज और न्यूट्रल के बीच में आपको फेज वोल्टेज मिलता है। और लाइन वोल्टेज, लाइन का मतलब होता है कि फेज टू फेज, फेज टू फेज लाइन का मतलब होता है। और इसका मतलब होता है देखिए फेज वोल्टेज का मतलब होता है कि भाई एक फेज है और एक न्यूट्रल है, 4 तार है और 3 फेज है। देखिए 3 कला है ना, 3 कला है, कितने हैं? 3 कला है और 4 तार है। सेवाओं के लिए सबसे इकोनॉमिकली सिस्टम परिणामित संबंध कौन सा है? तो 3 तार है, सॉरी 3 फेज है, 4 तार, वही आर वाई बी और एक न्यूट्रल होती है ना। इसके बीच हमें देखिए सेवा लेना है। ट्रांसफार्मर का रिलेशन कैसा होता है? ये होता है डेल्टा स्टार प्रकार का। डेल्टा देखिए ये किस में जुड़ी होगी? ये प्राइमरी वाइंडिंग में, ये प्राइमरी होगी और स्टार सेकेंडरी। ये स्टार कैसी होगी? स्टार सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करेगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ ही देखिए इसमें 4 तार होते हैं, 4 तार है ना, आर का, वाई का, बी का और न्यूट्रल का। ये तो 3 फेज की बात हो गई। सबसे पहले कौन सा फेज आया था? तो सबसे पहले मेरे भाई देखिए सिंगल फेज आई थी। सबसे पहले सिंगल फेज आई थी और इस सिंगल फेज में 2 वायर्स का प्रयोग किया गया था। कितने वायर्स? 2 वायर्स का इसमें प्रयोग किया गया था। और इसमें जो पावर मिलती थी हमें VI cos फाई, ये पावर मिलती है। और सिंगल फेज में हमें ओनली औसत पावर मिलता है, एवरेज शक्ति मिलती है, हमेशा याद रखिएगा सिंगल फेज में, है ना। हम क्या करते हैं कि जो पावर है ना, हमें पावर और ज़्यादा चाहिए, हमें पावर और ज़्यादा चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने सिंगल फेज के बाद हमने 2 फेज लाया, है ना। 2 फेज में क्या था? 3 वायर थी। कितने वायर थे? 3 वायर्स थे, 2 फेज का और एक न्यूट्रल। लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये सिस्टम, 2 फेज सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फेज था और एक न्यूट्रल थी। तो जो न्यूट्रल वाली वायर थी उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होता था और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण पावर लॉस बहुत ज़्यादा होती थी, है ना, हीट हो जाते थे, जिसके वजह से हमने 2 फेज को इकोनॉमिकली नहीं समझा। इसके बाद हमने लाया 3 फेज को, इसके बाद हमने 3 फेज सिस्टम को लाया। इसमें 3 वायर भी होते हैं, 3 वायर भी होते हैं और इसमें 4 वायर भी होते हैं, है ना। तो 3 वायर में क्या था कि 3 फेस है और 4 वायर में 4 फेस और एक न्यूट्रल है। तो इसमें देखिए जो न्यूट्रल है ना, रिटर्निंग पाथ का काम करता है और न्यूट्रल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है, इसलिए इसको हमने इकोनॉमिकल माना। और इसमें जो पावर मिलती है P बराबर VI cos फाई, ये पावर देखिए दोस्तों 73% बढ़ करके हमें पावर मिलती है। कितना? 73%, है ना, 73% बढ़ करके हमें पावर मिलती है। ये बात याद रखिएगा आप। किसी ऐसी प्रणाली में लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ होता है ना। जितना डिटेल में इस क्लास में सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, उतना डिटेल्स पाने के लिए ना स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन करते हैं, है ना। 1000 2 हजार 3 हजार 5 हजार तक के बैच ज्वाइन करते हैं। इस बात को मत भूलना मेरे भाई, है ना। इस बात को मत भूलिएगा कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूं। बस आप इस क्लास को तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि एक गुरु का जो काम होता है ना, उसका काम होता है सिर्फ शिक्षा देना। उसका एक
एक ही लक्ष्य होता है, एक ही सपना होता है कि शिक्षा देना, और जिसको शिक्षा दे रहा है ना वो शिक्षित हो जाए, है ना। और शिक्षित होकर के जहाँ भी जिस भी प्रकार से जिस भी रूप में वो सेवा करना चाहता है, देश की सेवा, गांव की सेवा, किसी भी चीज़ की सेवा, वो सेवा करे। बस यही एक उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, है ना। मैं तो अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, है ना, और आप भी अपना काम ईमानदारी के साथ करिएगा। हर क्लास को देखा करिए डेली, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सुना करिए, नोटबुक में भी लिखा करिए, है ना। यही होता है आपका एक कर्तव्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चनों की ओर लौटते हैं। क्वेश्चन है कि किसी एसी प्रणाली में लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है। लाइन वोल्टेज तो वही हो गया ना, दो फेज के बीच में, फेज और न्यूट्रल नहीं हो गया, किन्हीं दो फेजों के मध्य उपलब्ध वोल्टेज जो होगा वही आपकी क्या कहलाएगी, उसी को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक है ना। चलिए अगला, एक 3 फेज वायर प्रणाली के साथ 3 वोल्टेज है, EA, EB और EC के परिणाम समान है, ठीक है। एक दूसरे से कितने डिग्री पर विस्थापित होंगे, एक दूसरे से कितने डिग्री पर ये विस्थापित होंगे। तो मान लीजिए कि स्टार का ही देख लेते हैं ना, स्टार का ही देख लेता हूँ, चाहे डेल्टा आप किसी का भी देखिए बिल्कुल सेम होता है ना। यह है R फेज, Y और B फेज है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का होगा। आपको पता है ना इलेक्ट्रिकल डिग्री टोटल 360 डिग्री की होती है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है बस 120 डिग्री का। देखिए सिंगल फेज में तो होता है 90 डिग्री, है ना, 3 फेज में होती है 120 डिग्री, 6 फेज में होती है 60 डिग्री, है ना। ये 6 फेज वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये क्वेश्चन आया था, है ना। ऑप्शन कोई नहीं है क्या, ऑप्शन ही नहीं है यार, 120 डिग्री का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। 1 सेकेंड, आपको PDF सही तरीके से मिलना चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं 120, है ना, 2 लिख दिया, 120 हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए गलतियां हमसे होती है ना, तो गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, है ना, गलतियों को सुधारना चाहिए। इंटरफेस के बीच का संबंध जिसे एक डेल्टा या स्टार तरीके से या दोनों ही प्रणाली में जोड़ा गया है वो किस रूप में जाना जाता है, इसको देखिएगा, इसको हम फेज कनेक्शन कहते हैं। यार याद कर लो यार, इतना चीज़ें याद कर लो, छोटी सी बात है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार क्रम में संयोजित 3 एक समान प्रतिरोध है, 3 ठो प्रतिरोध है, एक समान है और बैलेंस लोड है और 3 फेज वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है होने पर टोटल 400 वाट विद्युत शक्ति की खपत करते हैं। और उसी को अगर हम देखिए, अब प्रतिरोध को हम डेल्टा में कनेक्ट कर दें तो प्रति फेज कितना लॉस होगा, प्रति फेज व्यय कितना होगा पावर की, देखिएगा पूछा गया है ना। यानी कि डेल्टा किसके लिए हम देख रहे हैं, डेल्टा के लिए, तो डेल्टा में क्या होती है 400 वाट ये हो गया, है ना, और गुणे 3 कितना हो गया टोटल 1200 वाट, डेल्टा में 1200 हो गई। और प्रति फेज के लिए, हर फेज के लिए, क्योंकि 3 फेज है ना, प्रति फेज के लिए कितना हो जाएगा, ये तो टोटल हो गया 12,000, है ना, बटा 3 करिए तो वही 4000 ही आ रही है यार, सेम ही है बिल्कुल, पावर लॉस तो सेम ही होगा, है ना। 4000 वाट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 4000 वाट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 12000 मत कर दीजिएगा, 12000 टोटल है, ठीक है ना, टोटल की बात करी गई है। इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार वायर के लिए निम्न में से कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है। फेज काला, अरे भैया मुंह काला, फेज लाल, हाँ, न्यूट्रल हरा नहीं होता, ये भी गलत, फेज लाल, न्यूट्रल काला, अर्थिंग हरा, बिल्कुल अर्थिंग हरा। और देखिए जो अंडरग्राउंड केबल होता है ना मेरे भाई, उस केबल में एक अर्थिंग का काम करती है वायर, जो है वो येलो ग्रीन होता है, उसको हम ना फेज के रूप में भी यूज कर सकते हैं और अर्थिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जब अंडरग्राउंड सिस्टम हम पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, लाइन वोल्टेज कितना होगा, है ना। लाइन वोल्टेज पूछा गया है, तो लाइन वोल्टेज देखिए √3 गुणे फेज वोल्टेज होता है ना। तो लाइन वोल्टेज बराबर √3 1.732 ये इसकी वैल्यू है। फेज वोल्टेज वहाँ पर देखिए 200 दे रखा है वोल्ट, ये रहा, है ना। देखिए पॉइंट काटेंगे आप तो नीचे आएगी 1000, है ना। 200 से 1000 काट रही है, नहीं 200 काट रही है 1000 को, 2 पंचे 10, 5 में ना, 5 बार में। फिर 1732 को भाग दीजिए 5 से, कितना आता है, 5 तिहाई 15 बचा 2, 32 हो गया। 5 छक्का 30 बचा 2, 22 हो गया। 5 चौके 20, है ना, 20 2 22, फिर 5 चौके 20, 364.4 ये रहा 364 1 सेकेंड 346.4 दे रखा है। 5 तिहाई 15 बचा 23, हाँ 5 चौके 20, बिल्कुल 5 चौके 20 अब सही जा रहा है ना। 346.4 छोटी सी मिस्टेक देखिए पूरा आंसर को ही गलत कर देती है ना। तो चलिए ये रहा, ये देखिए टोटल कंप्लीट हो चुका है आज का क्लास। और मैं सच बताऊं ना, टाइम कितना हो रहा है कि टाइम बज रहे हैं 5 सुबह के 5 बज रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जी सुबह के 5 बजे क्लास क्यों ले रहे हैं। मैं क्लास इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्लास पहली बात तो लाइव चल नहीं रही है, रिकॉर्डेड क्लास है। और देखिए आज मैं फुल नाइट सोया नहीं हूं, है ना। पेट में दर्द हो रही है और मालूम है किस वजह से, भूख के मारे, क्योंकि फुल नाइट सोया नहीं हूँ। और कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि रात को भूख नहीं लगती है, रात को सोया जाता है। लेकिन दोस्तों जिसके सपने बड़े होना और जिनके साथ में आप जैसे स्टूडेंट सपने लेकर जुड़ते हैं ना, तो फिर आपका सपना भी मेरा ही सपना हुआ। तो सपने जिसके आंखों में होते हैं ना, उसको नींद नहीं लगती है, उसको सिर्फ सपना दिखता है, वो भी जीता जागता सपना दिखता है। फिर जब आदमी काम करता है ना, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, तो भी भूख लगती है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है ना। बस जाऊंगा, ब्रश करूंगा, कुछ देखता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह होगा तो, नहीं तो कोई ना डायरेक्ट फिर खाना ही होगा, है ना। तो ये रही दोस्तों आपके लिए, देखिए ताबड़तोड़ मेहनत जारी है, स्ट्रगल खूब कर रहे हैं, है ना, ताकि आपका कुछ भला हो सके। और इसका देखिए PDF भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आई थिंक 600-700 स्टूडेंट टेलीग्राम पर भी हैं और बिंदास जितने लोग जुड़े हैं सब टेलीग्राम से PDF निकालते हैं और रिवीजन के टाइम यूज़ करते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, है ना। इजाज़त दीजिएगा, कल सुबह फिर से मिलते हैं और धमाल करते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों दिल से धन्यवाद। थैंक यू।